रीट लेवल सेकंड की जो मैथ्स हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो मैथ्स पढ़ाऊंगा मैं आपको रीट लेवल फर्स्ट के लिए भी काम आएगी और सेकंड में भी है। तो रीट लेवल सेकंड में जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक को हम ले लेते हैं, और उन टॉपिक का जो आधार है वो आधार है आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम से क्या होगा, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें संख्या पद्धति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी संख्या किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की नहीं होती है, क्योंकि जो भी बेसिक है वो केवल संख्या पद्धति से होगा। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होगा, हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करेंगे, और उन संख्याओं के अध्ययन में पहली जो मैं संख्या ले रहा हूं वो संख्या है नेचुरल नंबर, यानी क्या है, प्राकृतिक संख्या। इसको प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है नेचुरल नंबर। इसमें क्या लिखेंगे हम, ऐसी संख्या जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत में क्या होती है, समाप्त होती है, यानी जिसका शुभारंभ है, आरंभ जो है वो कहाँ से होगा, एक से, फिर दो है, फिर तीन है, फिर चार, एंड सो ऑन करते करते लास्ट कहाँ तक जाएगी, ये इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाएगी। इस प्रकार की जो संख्या है, इन संख्याओं को हम कहेंगे प्राकृत संख्या। महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल पूछ लेता है कि निम्न में प्राकृत संख्या है, निम्न में प्राकृत संख्या नहीं है, ऑप्शन के रूप में आपको दे देता है। जैसे मान लो कि निम्न संख्याओं में प्राकृत संख्या नहीं है, ये मान लो कोई ऑप्शन दे दिया आपको कि बताइए कि इनमें प्राकृत संख्या कौन सी नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि प्राकृत संख्या का मतलब क्या है, वह संख्या जो एक से स्टार्ट हो रही है, इन्फिनिटी पर क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। इनमें कोई पॉजिटिव इंटीजर सारे हैं, एक से लेकर इन्फिनिटी तक है, लेकिन जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है, जीरो शामिल नहीं किया गया है। यानी जीरो शामिल नहीं किया गया, इसका मतलब है कि जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। केवल प्राकृत संख्या क्या है, एक है, 40 है और 50 है, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो सवाल क्या लिखेंगे आप, निम्न संख्याओं में कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है, ऑप्शन में आ जाएगा जीरो। एक नहीं होगा, 40 नहीं होगा और 50 नहीं होगा। नोट कीजिए, लिख लिया गया। इसी प्रकार से हम दूसरी संख्या की बात करेंगे, वो संख्या है पूर्ण संख्या। इसको हम बोलेंगे होल नंबर। क्या है, पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो गया, ऐसी संख्या जिसमें जीरो इंक्लूड हो, जीरो, एक, दो, तीन, चार, एंड सो ऑन कहां तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। वह संख्या जो जीरो से शुरू होकर कहां समाप्त होती है, अनंत पर समाप्त होती है, वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनता है, मेरी बात को बड़े गौर से सुनना आप, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, सारी की सभी जो प्राकृत संख्या है क्या पूर्ण संख्या है, एक से लेकर इन्फिनिटी तक संख्या, एक से लेकर इन्फिनिटी तक संख्या सारी है। लेकिन सवाल घुमा के पूछता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड है। तो एक बड़ा फैक्ट हो गया यहाँ से कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, या क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, हाँ या ना में जवाब आप दे सकते हो। इस प्रकार इंपॉर्टेंट है, पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर है, जीरो से स्टार्ट होगी और कहां समाप्त होगी, इन्फिनिटी पर समाप्त होगी। तो यहां से ये तो संख्या आपके पास जो आई है ये पूरा क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन जीरो इंक्लूड होने के कारण ये क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। नोट कीजिए। अब जो हम बात करने वाले हैं वो अपने पास क्या है, पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक का मतलब क्या है, मैं कुछ समझा देता हूं आपको कि हम लोगों ने अभी प्राकृत की बात की, एक से लेकर कहां था, इन्फिनिटी तक। हमने पूर्ण की बात की, जीरो से लेकर कहां तक, अनंत। लेकिन अब पूर्णांक में क्या इंक्लूड हो गया, जैसे मैं एक नंबर लाइन की बात कर रहा हूं, ये अपने पास एक संख्या रेखा है, नंबर लाइन। यहाँ अपने पास में क्या होता है, जीरो, बीच में इधर एक, इधर दो, इधर तीन, एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते चलती रहेगी। इसी प्रकार इधर क्या आएगा, -1, -2, -3 एंड -4। यानी पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, जिसमें ऋणात्मक संख्या भी है, धनात्मक भी है, और क्या है, जीरो भी है। मैंने ये नहीं कहा है कि दशमलव वाली संख्या जो है वो पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, माइनस की जितनी भी संख्या है, जीरो इसमें इंक्लूड है, और प्लस की जितनी भी संख्या है, इन सभी को हम क्या करेंगे,
साथ में ले ले तो अपने पास क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। यानी हम इसको हम कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, ऐसी संख्या जो माइनस अनंत से लेकर कहाँ तक चलती है, प्लस अनंत तक चलती है, वो संख्या क्या कहलाती है आपकी, पूर्णांक कहलाती है, यानी इंटीजर। जैसे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं साथ में ही। मैं आपको कहूं कि निम्न संख्याओं में से कौन से पूर्णांक नहीं है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, पूर्णांक नहीं है ये क्या हो, मैंने 1, 2, 0.1, 3 मान लीजिए। तो कौन सी संख्या होगी, 0.1, क्योंकि मैंने दशमलव संख्या की बात ही नहीं की। हमने केवल ये देखा कि पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, जो जिसमें पूर्ण भी हो प्राकृत भी हो, लेकिन एक संख्या वो उनके साथ में आ गई ऋणात्मक वाली। तो पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, जिसमें दशमलव पॉइंट वाली संख्या नहीं हो, 1, 2 और 3 ये आपके पास पूर्णांक है, लेकिन 0.1 क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी। सी जो है वो पूर्णांक नहीं है। 1, 2, 0.1, 3। हो गया क्या, चलिए आगे हम बात करते हैं सम संख्या। इवन नंबर पढ़ा होगा आप लोगों ने छोटी क्लासों में। ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य हो, जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता हो, क्या कहलाती है, सम संख्या एंड इवन नंबर। 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो इस प्रकार की संख्या होगी इसमें जो दो से क्या हो, पूर्णतया विभाजित हो, वो कहलाती है आपकी सम संख्या। लिखते रहे ऐसे ही, मैं लिख रहा हूं विषम संख्या, ओड नंबर। सम संख्या लिख लिया क्या, जो दो से क्या हो, विभाज्य हो, दो से भाज्य हो, या फिर उसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता हो। ऐसे में बात करूंगा विषम संख्या, ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य नहीं हो, जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। यानी इन संख्याओं में दो का भाग नहीं जाता है, अर्थात दो से विभाज्य नहीं है। सम हो गई, विषम हो गई, इवन हो गई और ओड हो गई। इसी प्रकार हम आगे बात करें, पूर्णांक मैंने पढ़ ही दिया है। कुछ संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। ये कुछ हटके टॉपिक है। काल्पनिक संख्या है रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। दो प्रकार के नंबर हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अभी हमने जितने प्रकार की संख्याओं का अध्ययन किया है, कैसे पूर्ण हो, प्राकृत हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, पढ़ाना बाकी है अभी। परिमेय और अपरिमेय साथ इसके साथ पढ़ा दूंगा। तो जितनी प्रकार की संख्याओं का हमने अध्ययन किया है पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक, वो सारी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या के अंदर आती है। लेकिन एक संख्या ये गुरुजी इमेजिनरी जो नंबर है आपके पास में, ये कौन सी संख्या है, हम लोग नहीं पढ़ा। इमेजिनरी संख्या का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। एक टॉपिक आता है, हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और यहाँ द्विघात समीकरणों में हम मूल ज्ञात करने के लिए एक विधि पढ़ते हैं या फिर सूत्र पढ़ते हैं, श्रीधर आचार्य विधि। श्रीधर आचार्य विधि। और इस श्रीधर आचार्य विधि में एक सूत्र पढ़ते हैं, उस सूत्र का नाम है द्विघाती सूत्र। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इमेजिनरी नंबर जो है वो आया कहाँ से, इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं। तो वास्तविक संख्या तो हम लोगों ने पहली से 8 तक पढ़ी है, जितनी प्रकार की संख्या आप लोगों ने आज तक पहली क्लास से लेकर 8 तक पढ़ी है, वो सारी क्या है, वास्तविक है। लेकिन दूसरी मैं बात कर रहा हूँ काल्पनिक संख्या। काल्पनिक का मतलब क्या है, ये 10वीं क्लास के एक टॉपिक चैप्टर आता है द्विघात समीकरण। उस द्विघात समीकरण के टॉपिक में हम मूल ज्ञात करते हैं समीकरणों के। तो मूल ज्ञात करने में एक विधि आती है जिसका नाम है श्रीधर आचार्य विधि।
और उस श्रीधर आचार्य विधि का एक सूत्र आता है जिसका नाम है द्विघाती सूत्र। मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या कहता है कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आता है 2 है। ये कोई सूत्र है। ये जो अपने पास में दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप लोगों ने इसका गहन अध्ययन किया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे मान लीजिए जो आप इसको हम बोलते हैं डी, इस डी का मान हम निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 4 वर्गमूल के अंदर है। वैसे हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वर्गमूल क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अभी ये काल्पनिक नंबर आया कैसे उसकी थोड़ी जिक्र कर रहे हैं। 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल का मतलब क्या होगा, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 इंटू 2, 4 2 का स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर और जो आपके पास रूट था अंडर रूट, ये दोनों क्या हो गए, कट गए। कट क्यों गए, कटने का कारण क्या है, इस अंडर रूट का मतलब है कि इस पूरे की जो पावर है वो पावर कितनी है, 1/2 है। अंडर रूट का मतलब हो गया इस पूरे की जो पावर है वो कितनी, 1/2 है। बहुत बार हमें घनमूल भी मिलता है, वहां लिखा हुआ मिलता है इस प्रकार अपने को, इस प्रकार से अपने को यहाँ 3 मिलता है, और यहाँ अपने को देते हैं जैसे मान लो 8 है। तो ये तो जहां 3 लिखा हुआ मिलता है वो तो अपने पास क्या घनमूल है, और यहाँ जो 2 होता है उसको हम लिखते नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ नहीं इसका मतलब वर्गमूल है, और लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, घनमूल है। मैं आपको ये बता रहा था अभी, अपने पास अंडर रूट है अपने पास, और ये 4 का वर्गमूल मुझे निकालना है। तो 4 का वर्गमूल का मतलब क्या हो गया, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। चूंकि इसकी घात कितनी होती है, 1/2, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, 2। आप कहोगे ये क्यों बता रहे हो, मैं ये तो वर्गमूल का टॉपिक है, अभी क्यों बता रहे हो, कारण क्या है, मैं आपको भी सिखा रहा हूँ इमेजिनरी नंबर आया कैसे। बहुत बार क्या होता है, जैसे आपके पास अंडर रूट मैंने दे दिया, कुछ मान लो जैसे 64 मान लो, तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, 8 आउटी 64, तो इसका मान कितना आ गया, 8 आ गया। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं 81, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। ऐसे ही बात करें 100 की, तो 100 किसका है, 10 का। मान लीजिए 110 निकालना हो, तो 110 का भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। 8वीं क्लास में हम लोगों ने वर्गमूल निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि का अध्ययन किया था। तो ये मैं सिखाऊंगा आपको अभाज्य गुणनखंड विधि और जो भाग विधि है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका जिक्र कर रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, इस वर्गमूल के अंदर ये माइनस बन जाता है। बहुत बार क्या होता है, इस वर्गमूल के अंदर क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। और इस जब माइनस बन जाता है तो माइनस को सरल कैसे करें, तो इस माइनस को सरल करने के लिए 11th क्लास मैथमेटिक्स का 5th चैप्टर कहता है, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब है समिश्र संख्या, यानी जो आपके पास इमेजिनरी नंबर आया है, अंडर रूट के अंदर अपने पास यदि माइनस में कुछ संख्या बन जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी काल्पनिक संख्या। अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, जिस संख्या के अंडर रूट के अंदर माइनस है तो संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, वो एक काल्पनिक संख्या है। तो गुरुजी फिर इसका मान कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इसका मान निकाल सकते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, 11वीं क्लास में इस -1 को, अंडर रूट -1 जो अपने पास है, इसको एक ग्रीक अक्षर है जिसको हम लिखते हैं आयोटा से। किससे लिखते हैं, आयोटा से। अंडर रूट -1 को हम लिखते हैं ग्रीक अक्षर क्या है, आयोटा से। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इमेजिनरी नंबर किसे कहेंगे, जिस संख्या के वर्गमूल में के अंदर जो है माइनस दिख जाए तो वो संख्या अपने आप में क्या बन जाती है, कि काल्पनिक संख्या बन जाती है। और ये 11th क्लास का चैप्टर है, आपके काम नहीं आएगा, फिर भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि वर्गमूल के अंदर कोई भी माइनस की संख्या बन रही है तो कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याओं में क्या है, जैसे या हम थोड़ी सी बात करेंगे रियल नंबर। और एक बात थोड़ी सी आप कंटेस्ट कर दें कि रियल नंबर से बिल्कुल सवाल बनेगा। जैसे हम कुछ संख्या और बात कर लेते हैं। रियल नंबर के अंदर ही एक संख्या है जिसका नाम है अभाज्य संख्या, दूसरी है सहअभाज्य संख्या, तीसरी में ले रहा हूं भाज्य संख्या। दिस इज ए प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, और ये आपके पास इसको हम और बोलते हैं संयुक्त संख्या। ये आपके पास दो प्रकार के नाम से बोल सकते हो। तो रियल नंबर के अंदर ही अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। पहले हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वह संख्या जिसमें या तो एक का भाग जाए या खुद का ही भाग जाए। वह संख्या जिसमें या तो एक का भाग जाए या किसका भाग जाए, खुद का ही। जैसे
मैंने कहा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। सुनना एक, 2 में किस किस का भाग जाता है? 2 में एक तो 1 का भाग जाता है और एक 2 का ही भाग जाता है। 3 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। 5 में 1 का भाग, हाँ सॉरी, 1 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है। 5 में 1 का भाग जाता है और 5 का भाग जाता है। इसी प्रकार 7 में भी 1 का भाग जाता है और 7 का भाग जाता है। वह संख्या जिसमें या तो खुद का भाग जाए या फिर 1 का भाग जाए, वो क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्या। जैसे एक बार एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, 9 है, हम 9 की बात बाद में लिख लेना आप, 9 की बात कर रहे हैं। गुरुजी 9 क्या अभाज्य संख्या हो सकती है? क्योंकि 9 में एक तो 1 का भाग जा रहा है, एक 3 का भाग जा रहा है और एक किसका जा रहा है? 9 का। मैंने अभी कहा था या तो उसमें खुद का भाग जाना चाहिए या फिर 1 का भाग जाना चाहिए। यदि ऐसी है तो वो अभाज्य संख्या है। क्योंकि यार 9 का भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है, 3 संख्या हो गई, तो ये अभाज्य संख्या नहीं बल्कि कैसी संख्या है? भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या है। तो अभाज्य संख्या का अंदर आप लिख लेंगे ऐसी संख्या जिसमें स्वयं या 1 का भाग जाए, वो कहलाती है आपकी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। और इसी के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिख लें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। लिख ले क्या? सह अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा गुरु जी? मैंने आपको कहा कि 2 संख्या आप ले लीजिए, जैसे जैसे मान लो कोई 2 है और एक हमने मान ली 10। एक आपके पास युग्म हो गया संख्या होगा, एक मैं और ले रहा हूं, मैंने ले लिया 5 और एक मैंने क्या ले ली? 7। संख्याओं के युग्म में लेने हैं। सह अभाज्य संख्या में क्या पढ़ेंगे हम? 2 संख्याओं के युग्म लेंगे, जोड़ा लेंगे। जैसे मान लो मैंने एक संख्या ले ली 2,10 और एक क्या ले लिया 5,7, संख्याओं का जोड़ा हो गया। इन दोनों से हम समझते हैं कि सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहेंगे। चलिए, मैं मुझे क्या करना है? इन दोनों का में से निकालना है। में से का मतलब क्या है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। में से निकालना, कैसे निकालेंगे? 2 का निकालो, 2 एकम 2, 10 का निकालो, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। इन दोनों में कॉमन क्या आया? एचसीएफ क्या है? में से क्या आया? 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। दोनों में कॉमन क्या आया? 2 आया। एचसीएफ कितना आ गया? 2। 2 संख्या ली हमने, एक कौन सी थी? 2, एक कौन सी थी? 10। दोनों का एचसीएफ, एचसीएफ निकाला हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड विधि से। एचसीएफ कितना आया? 2। अब गुरुजी देखे 5 और 7 का निकालना। मैंने 5 का भी निकाला और मैंने 7 का भी निकाला। 5 एकम 5 और 7 एकम 7। यहां यदि हम एचसीएफ की बात करें, याद रखना, यहां यदि हम एचसीएफ की बात करें तो कॉमन कुछ भी नहीं है। तो कॉमन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आप कभी ये नहीं कर ले 0 है। एचसीएफ कभी 0 नहीं होता है। इनमें कॉमन है। कॉमन क्या है? देखो ना आप, क्या एक में एक का भाग जा रहा है? इधर भी एक में एक का भाग जा रहा है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। यानी इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। हमेशा 2 कोई भी संख्या ले लेते हैं, उसका यदि में से कोई किसी प्रकार की कोई संख्या नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये कभी नहीं कि उसका जो एचसीएफ वो 0 होगा। उसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। तो ऐसी संख्या है, ऐसी 2 संख्या है जिनका यदि हम एचसीएफ निकालें तो वो कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब इसमें एचसीएफ 2 आ गया, इसलिए सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें एचसीएफ 1 आया, इसलिए क्या है? सह अभाज्य संख्या है। तो लिखो आप इसमें, संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म या जोड़ा जिसका एचसीएफ, जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो, सह अभाज्य संख्या या फिर को प्राइम नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, 5 और 7, 5 और 7 लिख ले क्या? चलिए नेक्स्ट बच गई अपने पास में भाज्य संख्या। डिविजिबल नंबर बोलो, संयुक्त संख्या बोलो। अच्छा, एक मैंने आपको इससे पहले एक अभाज्य संख्या को लिखवाई थी, याद है क्या? अभी मैंने आपको अभाज्य संख्या लिखवाई थी। इस अभाज्य संख्या को आजकल एक नया नाम से जाना जाता है, लिख लेना आप, रूढ़ संख्या। रूढ़, रूढ़ संख्या। एग्जाम मान लो अभाज्य संख्या नहीं देके आपको रूढ़ संख्या बोल दें, रूढ़ संख्या का मतलब भी क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या बोलो, संयुक्त संख्या बोलो, क्या है?
ऐसी संख्या जिसमें दो से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा हो। अभाज्य का मतलब क्या है, उसमें एक का या फिर खुद का भाग जा रहा था। और भाज्य संख्या का मतलब क्या होगा, जिसमें दो से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा हो। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था एक 6, 6 में एक का भाग जा रहा है, दो का भाग जा रहा है, तीन का भाग जा रहा है, 6 का भाग जा रहा है। 9 ले लो, एक का भाग जा रहा है, तीन का भाग जा रहा है और 9 का भाग जा रहा है। यानी दो से अधिक संख्याओं का जिन संख्याओं में भाग जाएगा उनको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या या फिर संयुक्त संख्या। तो लिख ले आप इसमें, ऐसी संख्याएं जिनमें दो से जिनमें दो से अधिक संख्याओं का जिनमें दो से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, बताओ देखें। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी। नौ, चार में एक का भाग जाता है, चार में दो का भाग जाता है और चार में चार का भाग भी जाता है। अभी पूछा गया सवाल है ये, अभी एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। देख लिया क्या, एक 10th क्लास में आरबीएसई बोर्ड ने पैटर्न चेंज किया। हर वर्ष एक एक नंबर के तुलनात्मक सवाल आ रहे थे, लेकिन पिछले कोरोना काल से ही एमसीक्यू क्वेश्चन देना बोर्ड ने स्टार्ट कर दिया। जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक सवाल मिला, एक बच्चा कल सवाल लेकर आया था, गुरुजी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या व सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा। एक बार सवाल नोट कर लीजिए बोले आप, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सवाल नोट करो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या व सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या व सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा, लिख लिया क्या। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या कौन सी, मैंने आपको लिखवाया अभी इंपोर्टेंट डाल के। सबसे नहीं नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य, और सबसे छोटी भाज्य, चार। तो गुरुजी अभाज्य तो है अपने पास दो हैं, और भाज्य कौन सी है, चार। पूछा क्या, इन दोनों का एचसीएफ निकालो। 2,4 का क्या निकालना है, एचसीएफ। दो का निकालते हैं, चार का निकालो। दो दूनी चार, दो एकम दो, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन गुरुजी दो है, इधर भी क्या है, दो है। तो एचसीएफ कितना आ गया, दो। तो इस प्रकार से आजकल घुमा के सवाल पूछ रहा है, इस प्रकार आप नोट कर लेंगे भाज्य और अभाज्य के बारे में। लिख लिया क्या, चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इन्हीं के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है संख्याओं के बारे में, वह संख्या है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे देता हूं। अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर नोट करते रहे साथ में आप, और इरेशनल नंबर। दो प्रकार की संख्या हम पढ़ेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। लिख लिया क्या, चलिए। अब आप लिखेंगे नहीं, बस समझना है आपको परिमेय और अपरिमेय क्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ाने से पहले हम 8वीं क्लास के पहले चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। 8वीं क्लास का पहला चैप्टर क्या कहता है, परिमेय संख्याओं के बारे में। क्या होती है परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में, यानी अपॉन के रूप में हम लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय। लेकिन शर्त क्या होती है यहाँ पर, q इज नॉट इक्वल्स टू 0।
क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? गुरुजी क्यों 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, कारण क्या है? जैसे बेटा मान लो 5 अपने पास है और मैंने यहाँ क्यू के रूप में क्या ले लिया, 0 ले लिया। हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग दिया जाए तो उसका मान अपरिभाषित होता है, इसका मान होता ही नहीं है, इसको हम बोलते हैं अनंत, से कोई मान नहीं है। किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर वो अपरिभाषित होता है, लेकिन 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात आप नोट कर लें, किसी भी संख्या में 0 का भाग दे रहे हैं तो अपरिभाषित, 0 में किसी भी संख्या का भाग दे रहे हैं तो 0 नोट कर लेना आपने, एक साइड में लिख लो इसको। तो हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्या के बारे में, ऐसी संख्या 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं कि जिसे p बटे बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां क्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात p 0 हो सकता है, क्यू 0 नहीं हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां बनता है कि क्या 0 परिमेय संख्या है? 0 क्या 0 परिमेय संख्या? देखो आंसर दो। हमने शर्त क्या लिखी, केवल अपॉन वाला जो है, बटे वाला जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो सकता है, हर 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है? p बटे क्यू के रूप का मतलब क्या हो गया, अपॉन के रूप में लिखना। जैसे मान लो कोई भी संख्या है, 10 बटे 20 के रूप में लिख दिया, 3 बटे 4 के रूप में लिख लिया। हमने प्राकृत पढ़ी, बटे के रूप में नहीं होती। हमने पूर्ण पढ़ी, बटे के रूप में नहीं होती। पूर्णांक पढ़ी, बटे के रूप में नहीं होती। तो ये संख्या बटे के रूप में होती, जो संख्या बटे के रूप में, वो क्या कहेंगे, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। 6 बटे 10 मान लो, -9 बटे 8 मान लो, किसी भी प्रकार की कोई संख्या है, लेकिन बटे में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या 0 परिमेय संख्या है? जो परिमेय संख्या है, क्यों है? क्योंकि अभी हमने बात की थी कि इसके बटे में कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए। इसके बटे में कुछ नहीं, तो क्या है? 1 मान लो, 2 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, कुछ भी मान लो। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वापस क्या आएगा, 0। यानी यहाँ बटे में 0 नहीं है, इसलिए 0 क्या है, एक परिमेय संख्या। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि 0 एक परिमेय संख्या है। साफ साफ 8वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर में लाइन लिखी हुई है कि 0 एक परिमेय संख्या है, और बेसिक यही से बनता है आपका। छोटे छोटे सवाल पूछ लेता है। अभी बेसिक चल रहा है, ये बेसिक पूरा होने के बाद में मैं आपको जिस प्रकार का लेवल आप चाहते हो उस प्रकार के लेवल के हम सवाल करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बेसिक ध्यान में होना बहुत जरूरी है। बहुत बार ट्रिक काम नहीं करती बेटा, मेथड काम करता है, इसलिए मेथड पर ध्यान देना विशेष जरूरी है। हो गया क्या? तो 0 एक क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन जैसे ही हम 9th और 10th की बात करते हैं तो 9th और 10th कुछ अलग कहता है परिमेय संख्याओं के बारे में। दो प्रकार की बात बता रहा हूं मैं आपको। 9th और 10th परिमेय संख्याओं के बारे में अलग जिक्र करता है, और वो गुरुजी जिक्र क्या है, तो कुछ मैं लिख रहा हूं यहां पर। ये होता है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का मतलब क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ये आपके पास में क्या है, 6 है। इस 6 में मैंने आपको कहा आप भाग दीजिए 5 का। 6 आपके पास है, 6 में किसका भाग दीजिए, 5 का। 6 बटे हुआ क्या है, 5 है, परिमेय संख्या है। लेकिन गणितज्ञों ने इसको अलग रूप से और समझाया है। मैंने 6 में 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया, क्या लगाया, पॉइंट उतारा 0, 5 दूनी 10, ये अपने पास आ गया 0। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, 10 ले लिया और मैंने भाग दिया 3 का, 3 दिया 9, 10 में से 9 गया 1, लगाया पॉइंट, क्या आ गया, 3 दिया 9, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगा रहेगा वापस 0। कुल मिला के गुरुजी ये चलता ही रहेगा, जब तक ये काम होता रहेगा तब तक ये प्रक्रिया क्या होती रहेगी, आपकी पूरी चलती रहेगी। तो दशमलव प्रसार का मतलब क्या है, हमने भाग दिया, उसका जो आंसर है पॉइंट के रूप में आया। पॉइंट में यहाँ पर भी पॉइंट के रूप में है, यहाँ पर भी किसके रूप में है, पॉइंट के रूप में है। तो जिसका आंसर पॉइंट या दशमलव के रूप में आता है उन संख्याओं के प्रसार को हम कहते हैं दशमलव प्रसार। तो अभी ये 6 बटा जो 5, इसका दशमलव प्रसार क्या आया, 1/1.2, ये हमने लिखा है इसको 1.2 के रूप में। अब जो मैं सिखाने वाला हूँ वो क्या है, एक बात आप थोड़ी गौर से सुनेंगे। दशमलव प्रसार में अभी हमने देखा है कि 1.2 में ये 6 में 5 का भाग देने पर 1.2 पर रुक गया।
आगे कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने 10 में 3 का भाग दिया तो ये 3.333 वगैरह वगैरह आगे जा रहा है। दशमलव प्रसार को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, एक है आपका शांत और एक क्या है, अशांत। दशमलव प्रसार दो प्रकार के हैं, शांत और अशांत। शांत का मतलब क्या है और अशांत का मतलब क्या है? क्या भाग आगे जा रहा है? शांत हो गया, रुक गया। क्या भाग जा रहा है? आगे जा रहा है, रुक नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? अशांत। शांत का मतलब भाग दिया, पॉइंट लगा, उसके बाद में भी निश्चित सीमा तक जाने के बाद रुक गया, वो तो दशमलव प्रसार शांत है। भाग दिया लेकिन रुका नहीं, वो कैसा है आपका? अशांत। तो ये शांत हो गया, ये अशांत हो गया। लेकिन अशांत को भी दो भागों में बांटा गया। कैसे? आवृत्ति और अनावृत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या है? आवृत्ति और अनावृत्ति क्या है? 10 में किसका भाग दिया? 3.333 चल रहा है। लेकिन मान लो किसी भी संख्या में हम भाग दें, मान लेते हैं कुछ, जैसे मान लो 3.1 2 5 6 7 9 8 4, कुछ भी आ रहा, लेकिन रुक नहीं रहा। लेकिन रुक नहीं रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ एक निश्चित अंतराल तक जा रहा है, और नहीं निश्चित क्या, अनिश्चित अंतराल तक जा रहा है, लेकिन संख्या वही रिपीट हो रही है, बार बार वही चल रही है। तो आवृत्ति हो रही है, यहाँ आवृत्ति हो रही है, अशांत और आवृत्ति हो रही है। लेकिन यहाँ ये दशमलव प्रसार चल रहा है पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ इसकी आवृत्ति नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रही है? अनावर्त। तो 9th क्लास क्या कहती है कि कोई भी संख्या है और उस संख्या का यदि दशमलव प्रसार शांत है, हमने उसमें भाग दिया और रुक गई, तो वो जो संख्या बनेगी आपकी, वो क्या बनेगी? परिमेय संख्या। किसी भी संख्या में हमने भाग दिया, भाग देने के बाद में उसका दशमलव प्रसार कैसा आ गया? शांत आ गया, तो क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय कहलाएगी। और हमने किसी संख्या में भाग, बाद में नोट कर लेना, मैं नहीं मिटा रहा हूं इसे। किसी संख्या में हमने भाग दिया और उसका दशमलव प्रसार चल रहा, रुक नहीं रहा, और उस दशमलव प्रसार की बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति होने के कारण भी वो क्या है? परिमेय संख्या है। आवृत्ति होने के कारण भी वो क्या है? परिमेय संख्या। इसलिए मैंने आपको कहा था कि 10/3 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? आवृत्ति हो रही है, परिमेय संख्या। लेकिन जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, वो आपकी कहलाती है अपरिमेय संख्या। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो मैंने आपको 8वीं क्लास से पढ़ाया है कि जिसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो भी क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन केवल ये परिमेय संख्या का अध्ययन यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इसको 9th क्लास में दशमलव के रूप में पढ़ाया गया है कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, वो क्या कहलाएगी? परिमेय। जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और साथ में आवृत्ति है, तो भी परिमेय है, लेकिन अशांत अनावृत्ति होने के कारण क्या कहलाता है? अपरिमेय। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे शांत में हमने भी लिया था एक 6/5 रुक गया, रुकना चाहिए। और मान लीजिए आप जैसे 11/2 रुक जाएगा। इधर अभी हमने लिया था 10/3। यहां देखना ध्यान से, मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पर, 0.01 001 000 4 टाइम 0 1। क्या ये मैंने सही लिखा? अपरिमेय संख्या है? क्या अपरिमेय संख्या है? देखो है ना, 0 आया पहले एक बार, रिपीट कोई नहीं हुआ, एक आ गया, फिर 2 बार 0 आया, फिर एक आ गया, फिर कितनी बार 0 आ गया? 3 बार आ गया। यानी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, 0 अपनी जगह था, लेकिन 2 0 लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल और लेते हैं, 1.253498721 चलती रही, कोई इसमें बार बार रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट नहीं हो रहा यानी रिपीटेशन नहीं है, तो कौन सी संख्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है, या इसका रिपीटेशन नहीं है। अशांत आवृत्ति में रिपीटेशन है। और जब अशांत आवृत्ति होती है संख्याओं की, जैसे मान लो यहाँ 3.33 चल रहा है, 3.3333 इस प्रकार यदि चलता है, तो यहाँ इस 3 पर मैं एक चिन्ह लगा देता हूँ, ये बार, इसे हम बोलते हैं बार। बार का मतलब क्या है? 3 बार बार क्या होगा? रिपीट होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये बार अपने आप में पहचान है। बार अपने आप में क्या पहचान है? कि जिस पर 3 जिसके ऊपर बार लगा हुआ, इसका मतलब उसकी आवृत्ति क्या हो रही? बार बार हो रही है, अनिश्चित काल तक, अनिश्चित समय तक रुक नहीं रही है। तो जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, परिमेय है। अशांत अनावृत्ति है। नोट कर लीजिए, अब आप नोट कीजिए इसको आराम से, नोट कर लीजिए। लिख लिया क्या? अब इसी परिमेय संख्या के बारे में 10th क्लास क्या कहती है?
टेंथ क्लास कुछ इसके बारे में अलग सा जिक्र करती है, कोई भी संख्या परिमेय कब होगी। मैंने आपको 8वीं का बता दिया, 9th का बता दिया, अब 10th क्लास का बता रहा हूँ। 10th क्लास कहती है कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या यदि उसके हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। 10th क्लास परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार और दशमलव प्रसार जो है उसके बारे में बता रही है, कब हम शांत कहेंगे, कब अशांत कहेंगे। तो हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है तो प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत। अब आपको बोल देगा, जैसे मान लो, मान लिया आपको दे दिया 7/10, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो अभी हमने तरीके क्या देखे, क्या भाग दे दो, एक जगह तो क्या भाग दे दो, 7 में किसका भाग दो, 10 का, 0.0 आ गया, 10 7 है 70, रुक गया, आगे भाग नहीं जा रहा, यानी शांत है। ये 9th ने कहा ये शांत हो गया, भाग देकर ट्राई करो, शांत आ गया। लेकिन 10वीं क्या कह रही है, इसी संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए जो नीचे हर है, ऊपर वाला क्या होता है अंश, नीचे वाला क्या होता है हर, इस हर का अभाज्य गुणनखंड करें। हर कितना है, 10, हर अपने पास 10, इस 10 का मैं अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या और क्या आ गया, 2 और 5, 2 की घात कितनी है, कुछ नहीं तो क्या 1, 5 की घात कुछ नहीं तो क्या 1, इसमें क्या लगा दिया हमने इनटू। क्या हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, जी बिल्कुल है, इसलिए दशमलव प्रसार के साथ साथ मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, 9th के अनुसार बता दिया, भाग देकर ट्राई कर लो। और 10वीं क्या कहती है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, तो भी उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ये एग्जाम्पल लिख ले आप, लाइन लिख लें, परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दोनों प्रकार से बता दिया मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है क्या, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखना आप। मैंने कहा आपको 7/8, क्या आप इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, पता लगाए कैसे, 2 तरीके हैं, आप भाग दे दो 7 में किसका, 8 का भाग दो, लगाया पॉइंट 0, 8 × 64, नहीं 10 में से 4 गया 6 है, पॉइंट लगा रखा क्या आ गया, 8 7 56, कितना बच गया 4, लगा रखा पॉइंट क्या आ गया, 8 5 40। देखो अब पूरा जा रहा नहीं जा रहा, तो हमें भागने के रुकना नहीं है, थोड़ी सा प्रयास करना है क्या हो रहा है। तो भाग गया और 0.875 आने 5 आने के बाद में भाग रुके, इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत 9th क्लास के अनुसार। अब गुरुजी 10th के हिसाब से करो, देखिए आप, आपने अभी तो कहा था 10th में क्या करना है, 8 का भाज्य गुणनखंड करो, 2 चौक 8, 2 दूनी 2 एकम 2, यानी 8 बराबर 2 कितनी बार आए, तो गुरुजी आपने तो कहा था कि जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में आना चाहिए, या तो केवल 2 की पावर n के रूप में आ गया, तो आप शांत कैसे कह रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि 5 की घात कुछ भी नहीं तो क्या ले सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है 9th क्लास में, हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी संख्या की पावर यदि क्या हो, 0 हो, किसी भी संख्या की घात कितनी हो, 0 हो, तो उसका मान कितना होता है 1। चूंकि अपने पास 5 यहाँ था ही नहीं कुछ, केवल 2 की घात 3 आ गई, तो 5 की घात 0 बनाकर मैं इसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में लिख सकता हूं, तो ये इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए 9/125, ये कोई संख्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं पता लगाते हैं। वही अभाज्य गुणनखंड करो 125 के, 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 25, 5 25, 5 एकम 5, तो 125 को हम क्या लिख लें, 5 कितनी बार आया, 5 3 बार आया, तो गुरुजी यहाँ पर भी 2 नहीं है,
मैं आपको वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिसमें आपकी तकलीफ होगी। यहाँ 5 की घात हमने क्या बनाई, 0 बनाई। 5 की घात तो आगे, लेकिन 2 की घात कुछ नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं 2 की घात को, 2 की घात 0, 2 की घात 0 लिख के, और इसको हम दशमलव प्रसार जो है इसका शांत बता सकते हैं। और यहाँ हमने 5 की घात क्या लिखा, 0 लिखा। कुल मिला के एक ही बात है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और यदि ऐसा नहीं है तो अशांत आवृत्ति होगा। अशांत अनावृत्ति की बात हम कर ही नहीं रहे, तो केवल परिमेय संख्या के बारे में बात चल रही है ना। ये आप एक बार नोट कर लें, ये दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना एक बार। 7/8 इधर आ जाएगा 9/125, दोनों का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। जल्दी नोट कीजिए। लिख लिया क्या? अब क्या कहती है, इसी परिमेय संख्या के बारे में बात चल रही है। जिस संख्या का दशमलव प्रसार 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगा। एक बात नोट कीजिएगा, आप कहोगे अनावृत्ति क्यों नहीं आ रहा है। मैंने आपको एक बात बताई थी, हम केवल किसके बारे में पढ़ रहे हैं, परिमेय के बारे में। परिमेय संख्या कब बनती है, जब दशमलव प्रसार शांत हो या फिर अशांत आवृत्ति हो। तो अभी हमने शांत की तो बात करी ली कि शांत कब कब होगा, अब हम बात करें अशांत कब होगा, जब किसी संख्या का दशमलव प्रसार 2 की पावर, परिमेय संख्या तो होगी, अशांत आवृत्ति तो परिमेय संख्या तो ही है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, तो वो संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए 7 बटे क्या लिया मैंने, एग्जाम्पल 6 ले लिया। क्या करेंगे, वही काम 6 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 2 की पावर 1 इंटू, हमारा सिद्धांत क्या कहता है, हमारा नियम क्या कहता है कि उसकी पावर जो कैसे होनी चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप की होनी चाहिए। क्या ऐसी है, बल्कि कैसी है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर क्या है 1, 3 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, बल्कि अशांत आवृत्ति होगा, यानी भाग बार बार जाता ही रहेगा। अब कैसे जाएगा, कर लेते हैं। 7 में देखिए 6 का भाग देखो, 6 एकम, 7 में 6 गया, लगाया पॉइंट, हाँ दो भाग दो, 6 एकम, 10 में 6 गया, 4 4, 10 में 6 के 4 पॉइंट 0, 6 छंग 36, कितना बच गया 4, लगाया पॉइंट, क्या आ गया, कितनी बार गया 6 का भाग, 6 छंग, कितना बच गया 4, लगाएगा पॉइंट, क्या आ गया, कुल मिला के क्या होगा, इस प्रकार की इनकी आवृत्ति होती ही रहेगी। नोट कीजिए आप एक बार। तो आज हम ये लेक्चर ही समाप्त करेंगे। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, और नेक्स्ट कल क्या पढ़ना है। हम लोगों ने स्टार्ट किया नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति हम लोगों ने स्टार्ट की, और संख्या पद्धति में हमने स्टार्ट किया स्टार्टिंग से प्राकृत संख्या, जो 1 से लेकर अनंत तक। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, पूर्ण संख्या 0 से लेकर, फिर हमने स्टार्ट किया पूर्णांक संख्या, पूर्णांक का मतलब -0, और फिर हमने स्टार्ट की सम, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चलता हो, फिर हमने स्टार्ट की विषम, 1 3 5 7 9, फिर उसके बाद में हम लोगों ने कौन स्टार्ट की थी, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया अभाज्य, अभाज्य संख्या का मतलब जिसमें स्वयं या एक का भाग जाए। फिर हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब जिसका दो संख्या होगा, एचसीएफ क्या हो, एक हो, क्या कहलाती है, सहभाज्य। फिर हमने स्टार्ट की भाज्य, भाज्य का मतलब क्या हो गया, जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा हो, क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। उसके बाद में वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, दोनों संख्या के बारे में बताया। काल्पनिक का मतलब जिसके अंडर रूट के अंदर माइनस का वन आ जाए, माइनस आ जाए कुल मिला के, तो वो काल्पनिक संख्या बन जाती है। और फिर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में हम लोगों ने दो संख्या ली महत्वपूर्ण, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हमने क्या पढ़ा, 8वीं क्लास के अनुसार जिसको पी बटे वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वो क्या कहलाती है, आपकी परिमेय। लेकिन यही बात हम थोड़ी 9th और 10th में करते हैं, तो मैंने आपको उनके दशमलव प्रसार के बारे में बताया था कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो वो आपकी परिमेय है, अशांत आवृत्ति है तो भी क्या है, परिमेय।
लेकिन अशांत अनावर्ती होने के कारण क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो कल हम परिमेय संख्याओं की इनके बारे में और बात करेंगे, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, साथ में ही पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या के बारे में भी क्या करेंगे, बात करेंगे। और आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।